हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम चौहान आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीक्रेट लर्निंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पीएम यशस्वी नेशनल मिल्स कम मेरिट और अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप के लिए जो एक एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें एक विषय होता है सामाजिक विज्ञान के बेहतरीन आईएमपी प्रश्नों का आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। एक प्रश्न के साथ आपको अनेक प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था? तो डचों ने भारत में किस प्रकार की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? पगोड़ा, जीतल, पाउंड या फिर डॉलर? तो डचों ने भारत में पगोड़ा नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। ये इस प्रकार की स्वर्ण मुद्रा होती है, आप देख सकते हैं। इस पे देखो कुछ और संकेत दिया हुआ है। इस पे एक किसी जानवर का चित्र का संकेत दिया हुआ, उस पे देखो ये किसी जानवरों के संकेत दिए हुए हैं। इस प्रकार की एक स्वर्ण मुद्रा होती है पगोड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी खां था, सिराजुद्दौला था, शाह आलम था या शुजाउद्दौला था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो कौन था सिराजुद्दौला? ये था। आपको याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जब भी आप इसको प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब को याद करो तो इसकी मूंछों को याद करना, इस फोटो को याद करना कि इसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो इसमें से एक और क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये हुआ था 1757 में हमारे प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये जरूर याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1793 को स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अब आपके लिए ये है क्वेश्चन कि स्थायी बंदोबस्त होता क्या है, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि स्थायी बंदोबस्त आखिर होता क्या है। देखो, सबसे पहले किसने लागू किया था उसके बारे में हम जानेंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था। किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब स्थायी बंदोबस्त क्या होता है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, ब्रिटिश सरकार और किसान, तो ब्रिटिश सरकार क्या करती थी? किसानों से कर वसूल करती थी। क्या करती थी ब्रिटिश सरकार? किसानों से कर वसूल करने का काम करती थी। पर होता क्या था कि ब्रिटिश सरकार से कर डायरेक्ट, मतलब किसान से जो कर ब्रिटिश सरकार नहीं लेती थी, इनके बीच में एक रोल था जमींदारों का। पहले जो जमींदार हुआ करते थे ना, वो किसान से कर लेते थे। कौन? जमींदार। और वो ब्रिटिश सरकार को देते थे। पर हुआ क्या, जमींदार बीच में जो कर था उसकी लूटबाजी करने लगे, तो इस स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का रोल समाप्त कर दिया गया था और जो कर किसान को देना था वो डायरेक्ट किसान ब्रिटिश सरकार को देने का काम करते थे। तो ये था स्थायी बंदोबस्त। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1829 ईस्वी में किस कुप्रथा पर रोक लगाई गई? बताइए, आप सोचिए थोड़ा। तो मैं आपको बताता हूँ, 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाएगी। किस प्रथा पर रोक लगाएगी? सती प्रथा पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में दीवान या वजीर का क्या काम संभालता था? यानी मुगल काल जो था उसमें दीवान या वजीर का क्या काम, क्या कार्य था? तो जो ये था, आय व्यय का हिसाब रखता था। कौन? दीवान या वजीर मुगल काल में आय व्यय का हिसाब रखने का कार्य करते थे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा तत्व बाधक है? जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद और पृथकतावाद। तो राष्ट्रीय एकीकरण में ये सभी तत्व बाधक है। जातिवाद, जातिवाद देखो, जो भारत देश है वो बहुत सारे जातिवादों में बटा हुआ है। यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं। इस तरह सांप्रदायिकतावाद, यहाँ पृथकतावाद, अलग अलग धर्म, अलग अलग धर्मों का अलग अलग रहन सहन ढंग, सारी चीजें अलग अलग है। तो इस कारण ये राष्ट्रीय एकीकरण में एक बाधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? सेवंथ क्वेश्चन में हमारा, मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1995 में मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना है कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
चलते हैं हम 8th क्वेश्चन की ओर। तो 8th क्वेश्चन हमारा, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? भारत में आते हैं, फ्रांस में आते हैं, या जापान में आते हैं, या श्रीलंका में आते हैं? तो किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? वो आते हैं जापान में। 3rd क्वेश्चन हमारा राइट होगा, जापान में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। देखो मैं आपको वर्ल्ड मैप बताता हूँ, उसमें जापान कहाँ है ये आपको दिख रहा होगा, रेड कलर में थोड़ा सा चिन्हित किया गया है। तो ये पूरा वर्ल्ड मैप है जिसमें यहाँ जापान, यहाँ सबसे अधिक भूकंप आते हैं। आप इसमें देख सकते हैं अपना इंडिया कहाँ है, तो दिख रहा है आपको यहाँ इंडिया बना हुआ, ये अपना इंडिया है। और सबसे बड़ा देश मैं आपको बताता हूँ, ये जो इतना है, इतना बड़ा जो भाग में है, ये सबसे बड़ा देश है, इसका नाम है रूस। रूस वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है, ये हमारा भारत है और ये जापान है, यहाँ सबसे अधिक भूकंप आते हैं। चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। तो 9th क्वेश्चन हमारा, विषुवीय ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, विषुप्त ज्वालामुखी, ये इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है। तो देखो सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होता है जो या तो फूट रहा है या भविष्य में फूटने की संभावना है। मतलब या तो वो विस्फोट हो रहा है या फिर भविष्य में विस्फोट होने की संभावना है। इस प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है वो सक्रिय ज्वालामुखी होता है, आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी ये क्या होता है, ये हम जानेंगे। इस प्रकार के ज्वालामुखी को लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ होता है, किंतु इसकी संभावना बनी रहती है। ये ज्वालामुखी जब भी क्रियाशील होते हैं तो जनधन की अपार क्षति होती है। यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो लंबे समय तक फटे नहीं है, परंतु इनकी हमेशा संभावना बनी रहती है, कभी भी क्रियाशील हो सकते हैं। और ये ज्वालामुखी जब फटते हैं, जब इनका विस्फोट होता है, तो जनधन की अपार हानि होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, जो फटा होगा, देखना नेट पे जाके सर्च मार के, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी का सबसे बेस्ट उदाहरण है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि विश्व ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी? तो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी विश्व ज्वालामुखी ही प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भेड़ाघाट किस जिले में स्थित है? तो भेड़ाघाट किस जिले में स्थित है? इंदौर में स्थित है, भोपाल में स्थित है, जापान में स्थित है, जबलपुर में स्थित है? तो भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। और जबलपुर कहाँ आता है? ये मध्य प्रदेश का एक जिला है, यानी मध्य प्रदेश का एक जिला है जबलपुर, वहाँ एक नगर है भेड़ाघाट, वहाँ स्थित है। और भेड़ाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भेड़ाघाट बहुत ही अच्छा एक दार्शनिक स्थल है। यहाँ से आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में एक नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। तो जो नर्मदा नदी है ना, उसी के पास है भेड़ाघाट। ये आपको देख रहा होगा कि जो संगमरमर की चट्टान है, इसके बीच में से जो है, इसके मध्य में से जो नदी बह रही है, ये है नर्मदा नदी। तो एक तो इसके लिए भेड़ाघाट प्रसिद्ध है, और एक और यहाँ पे दार्शनिक एक बहुत अच्छा 64 योगिनी मंदिर है, जो जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, और इसके लिए प्रसिद्ध है। ये दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो यहाँ धुआंधार, ये जो नर्मदा नदी है ना यहाँ पे, ये आगे की ओर जब बहती है तो एक धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और एक और 64 योगिनी मंदिर है जो बहुत ही अच्छा बनाया गया है, इसके लिए भेड़ाघाट प्रसिद्ध है। और ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था, 1560 ईस्वी में हुआ था, या 1761 ईस्वी में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। कब हुआ था? 15 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की है, महादेव गोविंद रानाडे ने की है, राजा राममोहन राय ने की है, आत्माराम पांडुरंग ने की है? तो गेस करिए चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। किसने करी है प्रार्थना समाज की स्थापना? तो ये किया हमारे आत्माराम पांडुरंग ने। ये इनका फोटो है, ये आत्माराम पांडुरंग है, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सती प्रथा पर रोक किस वायसराय ने लगाई थी? यानी कौन सा शासक था, कौन सा ऐसा वायसराय था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड किंग। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनको आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है?
कितने वर्ष का हो सकता है? 1 वर्ष का, 3 माह का, 6 माह का या 9 माह का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 माह। यानी लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होता है। 6 माह के बाद उनको बैठक करना अनिवार्य होता है, यानी करना ही होती है। तो अधिक से अधिक 6 माह का अंतर हो सकता है। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? चावल, चाय, चना या सरसों? तो हम पहले इन फसलों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, भारत में 3 प्रकार की फसलें होती है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है, रबी में कौन कौन सी आती है, जायद में कौन कौन सी आती है? तो इसका आंसर आप खुद ही बता सकते हो कौन सी आती है। तो बताता हूँ मैं आपको। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलें, खरीफ फसलों में आती है धान, यानी जो चावल होता है वो, अरहर, सोयाबीन, मूंग और मक्का। तो अपना पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी खरीफ की फसल है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है चावल। चावल खरीफ की फसल है। अब कौन कौन सी रबी की फसलें होती हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सरसों, तिल, अलसी, गेहूं, मटर, ये सारी रबी की फसलें हैं। अब जायद में कौन कौन सी फसलें आती है? तो जायद में 3 प्रकार की फसलें आती है, तरबूज, खरबूजा, खीरा आदि। खीरा ककड़ी को कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की भारत में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है, खरीफ, रबी, जायद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको आप याद कर ले। खरीफ, रबी, जायद में कौन कौन सी फसलें, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से माह में उगाई जाती है, कहाँ से कहाँ तक इनकी उगने का समय क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम बाद में टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप अगली बार टॉपिक से पढ़ना चाहते हो या इसी प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर हम आगे डिस्कशन करें। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको ज़रूर पढ़ ले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो हमारे सीक्रेट लर्निंग चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।